तो हमने शुरुआत की थी संपूर्ण भारतीय इतिहास के एक रिवीजन की, हिंदी में भी शुरुआत की थी, इंग्लिश में भी। तो ये जो हमारा हिंदी वाला सीरीज चल रहा है उसमें जो ये है हमारा सेकंड लेक्चर है। तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि हमने पिछले लेक्चर में किया क्या था। देखिए हमने प्राचीन भारतीय इतिहास की शुरुआत की थी और वहां पे हमने सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था वो था प्राचीन भारतीय इतिहास में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं और उनकी जो तिथियां जो कि काफी जरूरी हैं और काफी महत्वपूर्ण है वो हमने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद जो हमने ऐतिहासिक ग्रंथ देखे थे और साथ ही साथ पुराण पे थोड़ा जो है हमने ज्यादा जो उसको है थोड़ा महत्व दिया था। फिर प्राचीन भारत के जो राजवंश थे, उनकी जो राजधानियां थी और उनके जो संस्थापक थे, ये हमने मानचित्र के साथ देख लिया है और लगभग हमने पूरा का पूरा सारा ही जो वहां पे डिस्कस कर लिया था। भारत की कुछ प्रमुख जो पवित्र नदियां हैं, जो कुछ प्रमुख पवित्र नगर हैं, ये देखे थे। फिर ये जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण जो था यहाँ पे विषय, शंकराचार्य ने जिन 4 मठों की स्थापना की थी वो हमने जो है मानचित्र के थ्रू देख लिया था। अब जो हमारा ये नया लेक्चर है यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्त्रोत की और साथ ही साथ उसके आगे हम चलेंगे पाषाण काल में पढ़ाई करेंगे, पाषाण युग की। इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं मैं आपको यहाँ पे रुक के एक चीज बताना चाहूंगा। वो बात ये है कि देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज जो है यूट्यूब में फ्री होने के अलावा टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, ये भी फ्री, आप इसको ज्वाइन कर लें। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगी और सारा जो एग्जाम का जो अपडेट है और कई मटेरियल है वो आपको यहाँ फ्री मिलेंगे। इसके अलावा अपनी पढ़ाई को जो है पूरक बनाने के लिए आप हमारा ये जो पेड ग्रुप है वो ज्वाइन कर लीजिए और इसके लिए आपको इन 2 नंबर्स पे कॉल करने होंगे, आप किसी पे भी कॉल कर लीजिए। और यहाँ इन सारे एग्जाम की जो तैयारी है, जो परीक्षा की तैयारी है, बाइलिंगुअल मीडियम में हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए कराई जाती है। इसके अलावा आप हमारे ये जो सोशल मीडिया के हैं पेजेज, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। देखिए शुरुआत तो यहां से होगी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के जो हैं स्रोत क्या हैं, मतलब जो है जानकारी कहां से मिलती है। तो 2 तरह के स्रोत होते हैं। देखिए एक तो होता है पुरातात्विक और दूसरा होता है साहित्यिक। पुरातात्विक मतलब ये हुआ जैसे पुराण के प्राचीन काल के जो आपको बर्तन मिल गए, जो घर पुराने मिल गए, है ना, साथ ही साथ मान लीजिए कि कुछ नरकंकाल मिले हैं, तो ये सारी चीजें जो होती है, सिक्के मिले, तो ये सारे जो होती हैं वो क्या होती हैं, पुरातात्विक स्रोत होती हैं। और दूसरा क्या होता है साहित्यिक स्रोत, जो पुराण हो गया, है ना, वेद हो गए, तो ये सारे जो आपके हैं साहित्य में है, इसलिए साहित्यिक स्रोत कहे जाते हैं। तो ये 2 तरह के स्रोत होते हैं हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास के, या कहीं के भी इतिहास के, ऐसे ही 2 होते हैं। तो पहला जो हमारा विषय है वो है कि पुरातात्विक स्रोत क्या है। देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि पुरातत्व होता है क्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं। देखिए पुरातत्व एक विज्ञान है। पहले तो इस विज्ञान में हम क्या करते हैं कि आप पृथ्वी का जो भूगर्भ है उसमें जो छुपी हुई चीजें हैं, पुराने काल की दबी हुई चीजें हैं, उनकी खुदाई करते हैं और उससे ये पता चलता है कि प्राचीन काल के लोगों का जो भौतिक जीवन का ज्ञान था, भौतिक जीवन जो था वो कैसा था। भौतिक जीवन मतलब कि फिजिकल उनका क्या था, है ना, जो मतलब उनके घर कैसे थे, नालियां कैसी थी, उनके मंदिर कैसे थे, मूर्तियां कैसी बनाते थे, ये सारी चीजें जो हैं आपको पुरातत्व विज्ञान में आपके जो पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई जो जानकारी है उनको खुदाई करके जो है निकाली जाती है। तो पुरातत्व के अंतर्गत जो है साक्ष्य जो होते हैं या प्रूफ जो हम लोग देखते हैं, तो 3 तरह के साक्ष्य जो है हमारे जो आपके जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, 3 तरह के साक्ष्य पे उनका जो है फोकस होता है। देखिए पहला तो होता है अभिलेखीय साक्ष्य। अभिलेखीय साक्ष्य मतलब पता ही है आपको, जैसे अशोक का शिलालेख हो गया, वो अभिलेखीय साक्ष्य है। दूसरा होता है मुद्रा साक्ष्य, क्योंकि हर राजा के जो मुद्रा होती है, जो कॉइन होता है, वो अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। किसी को देवी दिखाना है, किसी को देवता, किसी को खुद को भी दिखाना है। तीसरा होता है स्मारक साक्ष्य, है ना, स्मारक कैसा बनवाया, स्तूप बनवाया कि नहीं बनवाया है, ये सारी चीजें जो है पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते हैं। तो पहला देखिए हमारा जो अभिलेखीय साक्ष्य है उसके बारे में सुनिए। तो देखिए क्या है कि इतिहास लेखन का अगर हम सबसे जो एक माना जाए कि जिसपे एक है कि विश्वसनीय है सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है स्रोत, तो वो आपका उत्कीर्ण लेख होता है। अब ये लेख उत्कीर्ण जो है कहीं भी लिखा जा सकता है, किसी शिलालेख पे हो सकता है, किसी मुद्रा पे हो सकता है, किसी जो है मतलब धातु पे लिखा हुआ हो सकता है, किसी प्लेट पे लिखा हो सकता है, तो ऐसी सारी चीजें हैं। तो उत्कीर्ण जो लेख होते हैं पुराने, जो आपके पुरातत्व विज्ञान से निकले हुए जो साक्ष्य हैं, तो उसमें जो उत्कीर्ण लेख होते हैं उनकी जो अध्ययन होती है उसको एपिग्राफी कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में तो अभिलेख शास्त्र कहेंगे। तो आप अभिलेख शास्त्र जानिए। अच्छा, लिखने की सबसे प्राचीन प्रणाली जो है हमें मिलती है, जिसके साक्ष्य मिलते हैं, जो हड़प्पा था, हड़प्पा जो सभ्यता थी, उनकी जो मुद्राएं थी और जो उनके सील थे, तो उन मुद्राओं पे जो है ये पता चलता है कि उन्होंने कुछ उकेरा है, कुछ लिखा है। लेकिन आज तक हम उस जो है लिखने की जो प्रणाली है उसको समझ नहीं पाए हैं। लेकिन पूरे लेख की बात करें, मुद्रा तो छोटी चीज है, तो पूरे लेख की बात करें कि उत्कीर्ण लेख सबसे पुराना क्या है, तो अशोक के जो स्तंभ वगैरह पे जो उत्कीर्ण लेख हैं वो जो है लेखन प्रणाली के लिए सबसे प्राचीन माने जाते हैं। अब लेखन अलग बात है, लेकिन जो है लिपि जो उसमें उपयोग की गई है वो अलग चीज है। तो अगर हम बात करें अशोक के जो अभिलेख मिले हमें,
तो उनमें लिपि कौन कौन सी यूज की गई है, उपयोग की गई है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि कई बार ये पीसीएस क्या यूपीएससी में भी पूछ देते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि एक लिपि जो है उपयोग नहीं हुई थी, 4 लिपियां उपयोग हुई थी। एक तो ब्राह्मी है, दूसरी खरोष्ठी है जो कि आपके जो है पश्चिमोत्तर से एक तरह से वहां मान लीजिए कि उसका विकास हुआ था। एरामाइक भी आपके पश्चिमोत्तर से हो गया, और चौथा यूनानी, वो भी आपके पश्चिमोत्तर से हो गया। तो ये जो ब्राह्मी आपके अपने की जगह की है, बाकी तीनों जो खरोष्ठी, एरामाइक और यूनानी है, मिली जुली सभ्यता जो थी अशोकन के टाइम पे उससे जो है उसका विकास हुआ है। तो ब्राह्मी, खरोष्ठी, एरामाइक और यूनानी, ये 4 जो हैं अपने अशोक के अभिलेख की लिपि हैं, इसको आप याद रख लीजिएगा। अच्छा, लिपियों का जो मैंने ये बोला था कि लिपियां जो उत्कीर्ण की जाती हैं, जो लेख उत्कीर्ण किए जाते हैं, उनकी जो अध्ययन होती है उनको बोलते हैं अभिलेख शास्त्र। लेकिन अगर उसकी जो स्क्रिप्ट है या जो लिपि है जिसमें वो लिखा गया है, उसका जो विकास हुआ है समय के साथ, उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं पुरालिपि विद्या। पुरालिपि विद्या बोलते हैं लिपियों के विकास के अध्ययन को। यहां पे एक उदाहरण दिया हुआ है कि देखिए, साक जो राजा थे एक रुद्रदमन जो कि आपका जो पश्चिमी सत्रापी था उसमें थे, रूल कर रहे थे। तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ में कहां है? अभी गुजरात में है। तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ का शिलालेख है, जो पत्थरों पे लिखा हुआ लेख है, शिलालेख है, उस पे जो संस्कृत की लिपि है वो प्रांचल संस्कृत है। ये जो प्रांचल संस्कृत क्या होता है? देखिए, जो ऋग वैदिक काल में जो संस्कृत थी वो बहुत ही मुश्किल थी, बहुत ही क्लिष्ट थी। बाद में जो है सरल संस्कृत आई, तो सरल संस्कृत को हम यहाँ पे प्रांजल संस्कृत बोल रहे हैं। और इसका जो सबसे प्राचीनतम उदाहरण है वो आपके रुद्रदमन का जूनागढ़ का शिलालेख है। तो यहीं पे बात आती है कि कुछ और शिलालेख प्रमुख कौन से हैं। देखिए, समुद्रगुप्त जो गुप्त एम्पायर के थे, गुप्त राजवंश के थे, उनका समुद्रगुप्त का जो इलाहाबाद का जो स्तंभ लेख है, एक ये हो गया, बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। पुलाकेशिन द्वितीय जो थे, जिन्होंने कि हर्ष को हराया था लड़ाई में, उनका आइहोल का शिलालेख है। आइहोल में ये इनका किंगडम था, जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, चालुक्य जो राजवंश था वातापी का, कर्नाटक का, तो उन्हीं के राजवंश से ये पुलाकेशिन द्वितीय थे। इन्होंने आइहोल में बहुत मंदिर वगैरह बनाए थे, तो वहां पे इनके शिलालेख भी मिलते हैं। जो ग्वालियर है मध्य प्रदेश में, वहां पे राजा भोज थे, तो उनका शिलालेख भी काफी जो है फेमस है, महत्वपूर्ण है। देखिए, शिलालेखों से हमें यह भी एक ज्ञान होता है एक शब्द का, वो शब्द था अग्रहर। अग्रहर मतलब क्या होता है कि ब्राह्मणों को जो भूमि देते थे जिसपे कि कोई कर नहीं लेते थे, टैक्स नहीं लेते थे, तो जो कर मुक्त भूमि जो ब्राह्मणों को दी जाती थी उसको हम लोग अग्रहर कहते थे। ये याद रख लीजिएगा। इसकी जो जानकारी हमें शिलालेखों से ही मिलती है। तो आपका जो दूसरा यहाँ पे साक्ष्य है, देखिए दूसरा जो है वो सिक्के हैं। देखिए, सिक्कों के सबसे पहले ये जानिए कि सिक्कों के जो है अध्ययन होता है उसको क्या बोलते हैं। देखिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, लेकिन आपको तो हिंदी में जाना, तो हिंदी में मुद्रा शास्त्र बोलेंगे। तो एग्जाम में दोनों अगर आ गया आपके परीक्षा में, न्यूमिस्मैटिक्स या फिर मुद्रा शास्त्र, तो आप याद रखिएगा सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र तो है कहते ही हैं, इंग्लिश में न्यूमिस्मैटिक्स कहते हैं। देखिए, अगर बात करें तो अभिलेख तो चलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण जब उसकी करनी हो तो दूसरा जो प्रमुख स्रोत है वो सिक्के ही हैं। और भारत में जो है प्राचीनतम सिक्कों की बात करें तो ईसा पूर्व के 5वीं से लेकर 6ठी शताब्दी में ही शुरुआत हो गई थी। और जो सबसे पहले के जो सिक्के हैं उनको हम लोग पंचमार्क या आहत सिक्के बोलते हैं। देखिए, पंचमार्क कोई हिंदी का शब्द नहीं है। देखिए, पंचमार्क का मतलब होता है PUNCHMAR की, पंच मार्क्ड क्वाइंस, उसको बस हिंदी में लिखा हुआ है। आपको जो है आहत सिक्का याद रखना है, या इंग्लिश में भी याद रख लीजिए पंच मार्क्ड। ये देखिए ऐसा होता था, इसमें पंचिंग कर दी जाती थी, है ना, किसी दस्तावेज में जैसे पंचिंग की जाती है वैसे। इनका कोई जो है ना फिक्स कोई शेप नहीं है, कोई जो है निश्चित आकार नहीं है, तरह तरह के आकार में होते थे, बस कैसे भी उसको उनको बना देना होता था जैसे तैसे, क्योंकि उस समय जो थी सिविलाइजेशन जो थी आपकी जो बहुत ज्यादा मतलब विकसित नहीं हुई थी। इसलिए जो आपके पंचमार्क के आहत सिक्के सबसे पुराने 5वीं से 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास इनकी शुरुआत हो गई थी। दूसरी बात, कुछ सिक्के ऐसे थे जिन पे भी कोई भी शब्द नहीं लिखा होता था, कोई भी लेख लेप्ता कुछ भी अंकित नहीं होता था, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। यहां पे जैसा आप देख रहे हैं ना, थोड़ा बहुत दिख रहा है आपको, एकदम प्लेन एकदम सिक्के जिन पे कुछ भी उकेरा नहीं गया हो, ऐसे सिक्कों को जो है साहित्य में कारसापण कहा जाता है। कारसापण याद रख लीजिएगा, आ सकता है कारसापण। दूसरी बात यह कि भारत में पहली बार जो लिखित जो स्वर्ण सिक्के, मैं लिखित स्वर्ण सिक्के बोल रहा हूं, ठीक है, लिखित सिक्के नहीं बोल रहा, लिखित स्वर्ण सिक्के, जो गोल्ड कॉइन जो थी जिनपे कि कुछ उकेरा हुआ था, लिखा हुआ था, वो किसने शुरू किया था? बाहर से जो आपके आए थे इंडो ग्रीक, जिनको हिंदी में हम लोग हिंद यमन बोलते हैं। इन हिंद यमन शासकों ने जो है भारत में स्वर्ण के सिक्के चलाए थे, जिनपे की जो है कुछ छोटे मोटे जो है स्क्रिप्ट आपको मिलेगी, छोटा सा लिखित प्रमाण भी वहां पे आपको मिलेगा। देखिए, आपको पता ही होगा कि कुषाण जो भारत में आए थे ये एक तरह से इंडो यूरोपियन थे, या यूजी जो है एक संप्रदाय उससे थे, या बैक्ट्रियन भी बोल सकते हैं, बैक्ट्रियन और यमन भी बोल सकते हैं। तो उसमें जो कुषाण थे उन लोगों ने ही भारत में सबसे ज्यादा जो है
तांबे के सिक्के जारी किए थे, और शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जो थे उन्होंने जो चलवाए थे उसकी जो मात्रा बोले तो 124 ग्रेन की थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो है तांबे के सिक्के कुषाणों ने चलाई और शुद्ध स्वर्ण के सिक्के जो उनके थे वो 124 ग्रेन के थे। यहाँ पे जो कुषाण शासक वीम कैडफाइसेस थे वो शिव भक्त माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जो सिक्के थे उनपे देखिए एक बैल की जो थी इमेज थी, दृश्य था, और बैल की जो दृश्य था उसके पीछे जो पार्श्व में थे वो शिव की आकृति दिखाई गई है, खड़े शिव की, याद रखिएगा, बैठे शिव की नहीं, योगासन करते हुए नहीं, खड़े शिव की आकृति जो है बैल के पीछे दिखाई गई है। तो आपको पता ही है वाहन भी है नंदी, तो खड़े शिव की आकृति और सामने बैल, इससे ये और लिखा भी हुआ है, अगर बात करें उस लिपि में लिखा हुआ है क्या, महेश्वर लिखा हुआ है। तो इससे ये पता चलता है कि कुषाण शासक जो वीमा कैडफाइसेस थे वो एक शिव भक्त थे। जो गुप्त के शासक थे समुद्रगुप्त, जो इलाहाबाद की बात की थी मैंने, उनके वहां पे शिलालेख वगैरह मिले हैं, तो समुद्रगुप्त के जो सिक्के थे उन पे दिखाया गया कि समुद्रगुप्त जो है वीणा बजा रहे, तो वो जो थे वीणा वादक थे, इससे ये पता चलता है। और साथ ही साथ समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त दोनों की मुद्राओं में ये पता चलता है कि वो अश्वमेध यज्ञ तो कराते थे, इसकी सूचना मिलती है। तो कई बार आपको याद रखना पड़ेगा कि अश्वमेध यज्ञ जो है किसने किसने कराया था, है ना। तो वहां पे समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त अब याद रख लीजिए, क्योंकि उनकी मुद्राओं पे ये जो है अश्वमेध यज्ञ जो है अंकित है। अब जो आपका पता ही है डेक्कन वाले रीजन में पीछे जो है साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में सातवाहन नरेश थे। सातवाहन नरेश जो उनका सातवाहन का मतलब शासन था एक टाइम पे, तो जो सातवाहन नरेश यज्ञ श्री सतकर्णी थे उनकी मुद्राओं पर जलपान करने की बात और कनिष्क के सिक्कों से उसके बौद्ध धर्म में आस्था का पता चलता है। तो दोनों याद रखिए, सातवाहन नरेश यज्ञ श्री सतकर्णी की मुद्राओं पर जो है जलपान दिखाया गया है, और कनिष्क जो थे शासक उनकी मुद्राओं पे जो है बौद्ध धर्म में आस्था का पता चलता है। अब जो अंतिम हमारा यहाँ पे विषय है पुरातत्व वाला, तो पुरातात्विक स्मारक देख लीजिए, बड़े बड़े स्मारक किसने बनवाए। देखिए स्मारक के अंदर होता क्या, पहले तो प्राचीन इमारतें अगर बची हुई हैं तो, प्राचीन जो मंदिर बचे हुए हैं तो, और प्राचीन मूर्तियां, ये सारे जो है पुरातात्विक स्मारक में आते हैं। और इनसे जो है आपको इनको देख के पता चलता है कि विभिन्न युगों में जो सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां थी वो कैसी थी। अगर बात करें 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, तो इसको जो है भारत के इतिहास में अंधकार युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल के बारे में हमें कोई जानकारी ही नहीं मिलती है, कुछ भी उस समय का जो है पुरातात्विक स्मारक ऐसा कुछ बचा नहीं है। तो 1500 से 600 ईसा पूर्व को हम लोग भारतीय इतिहास का अंधकार युग कहते हैं, क्योंकि इसके बारे में जो हमें कोई पुरातात्विक साक्ष्य वगैरह तो मिलते नहीं है। लेकिन एक बात है कि काशी में लगभग 1500 ईसा पूर्व लोहे का प्रयोग होने लगा था। तो जो आपका हड़प्पा का जो सोसाइटी था, हड़प्पा का जो समुदाय था, समाज था, तो उसमें तो लोहे का उपयोग नहीं हुआ था। लेकिन 1500 ईसा पूर्व जो है आपको काशी में, मतलब कि गंगा की वैली में जो है आपको लोहे का प्रमाण जो मिलने लगता है कि प्रयोग होने लगा। तो उसी से तो जंगलों को काट के जो है कृषि के लिए उपयोग जमीन बनाई गई। आपका जो प्रयाग का विश्वविद्यालय है उन्होंने क्या किया कि कौशाम्बी में, जो कि बनारस के ही अंदर है, तो नहीं, कौशाम्बी आपके इलाहाबाद के आसपास हो गया, तो कौशाम्बी में जो है बहुत बड़े पैमाने पे प्रयाग विश्वविद्यालय ने जिम्मेदारी ली कि वहां पे खुदाई की गई थी, पुरातात्विक विज्ञान के कई लोग थे वहां पे, और वहां से हमें जो है उदयन का राज प्रसाद एवं घोषिता राम नाम का विहार मिला है। तो क्या मिले हैं? उदयन का राज प्रसाद एवं घोषिता राम के नाम के विहार मिले हैं। दक्षिण भारत में जो पौंडीचेरी आज जो हो गया, जहां पे फ्रेंच लोगों ने कब्जा किया हुआ था, ये आपके चेन्नई के आसपास है। तो दक्षिण भारत में जो पौंडीचेरी है उसके समीप आप याद रखिएगा एक जगह है अरिकमेडु। अरिकमेडी जो है बिल्कुल एकदम समुद्र के पास है और प्राचीन भारत का यह बहुत महत्वपूर्ण स्थल है। जब अरिकमेडु में खुदाई की गई तो वहां से जो है हमें रोम के सिक्के, दीपों का टुकड़ा, बर्तन वगैरह मिले। अब जब आपका रोम का सिक्का मिला तो यह पता चलता है कि आप रोमन जो एम्पायर था, रोमन जो शासनकाल था, शासक थे, उनको आप कुछ यहां से सामान भेज रहे हो, उसके बदले में आपको सिक्के दे रहे थे। तो इससे यह पता चलता है कि दक्षिण भारत और रोमन राजवंश के बीच जो है घनिष्ठ व्यापारिक संबंध हमारे भारत में था। अब ये सारी बातें तो पुरातात्विक हो गई। अब चलिए साहित्यिक स्रोत क्या है। साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले तो आपके वेद ही आ जाएंगे, मैंने बोला था। वैदिक साहित्य देखिए, उसके अंतर्गत 4 वेद आते हैं। ये बहुत साधारण सा क्वेश्चन बनता है यहां से। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसी तरह की ऑर्डर में आपको याद रखना है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उसके पहले जो आप यहां थोड़ा ये देख लीजिए कि कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप याद रख लीजिए, ये आपको जाननी है। वेदों की रचना का जो प्रारंभ हुआ था, लगभग आज से मैं बोल रहा हूं, मैं ईसा पूर्व नहीं बोल रहा, आज से जो है 3500 साल पहले जो है वेदों की रचना का प्रारंभ हो गया था। दूसरी बात, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत जो है लगभग 3000 साल पहले हो गई थी। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, वहां पे जो है
कृषकों का निवास का पता चलता है 3600 से 2700 साल पहले। और चरक संहिता जो लिखी थी चरक ने, उनकी बात करें तो ये लिखी गई थी 2000 साल पहले। ये वैद्य थे। अच्छा, वेदों में जो भाषा यूज की गई वो तो संस्कृत है, लेकिन कौन सी है? वैदिक भाषा या वैदिक संस्कृत यूज की गई है। ये जो है बहुत ही मुश्किल और क्लिष्ट संस्कृत होती थी। वेदों से हमें जो है वैदिक काल की संस्कृति और सभ्यता का जो है एक विश्वसनीय जानकारी वहां से हमें मिल जाती है। वेदों को ठीक से समझने के लिए देखिए, वेद तो बहुत मुश्किल थे। तो 4 वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद ऐसे याद रखिए, यजुर्वेद, अथर्ववेद। लेकिन उनको समझने के लिए उन पे जो है विवेचना की गई है ना, उस पे जो है डिस्कशन किया गया। तो उनको समझने के लिए जो है वेदांगों की रचना की गई है। तो वेद हैं 4, उन पे वेदांग बने 6। जो वेदांग हैं 6 कौन कौन से हैं? देखिए, शिक्षा वेदांग, उसमें स्वर विज्ञान है। कल्प वेदांग, उसमें कर्म कांड की बातें की गई कि पूजा पाठ कैसे करानी चाहिए। तीसरा तो व्याकरण पे ही है। चौथा जो है निरुक्त है, उसमें जो है व्युत्पत्ति का विज्ञान है। निरुक्त में देखिए या व्युत्पत्ति के विज्ञान में यह बताया जाता है निरुक्त में कि जो वैदिक संस्कृत में जो शब्द यूज हुए हैं, जो शब्द उपयोग हुए हैं, उनको समझने के लिए कि उनका जो है सही अर्थ क्या है, वो समझने के लिए निरुक्त में जो है व्याख्या की गई है। फिर आता है छंद, और जो अंतिम वाला छठा है वो ज्योतिष है, जो आप जानते हैं खगोल विज्ञान है। जो पाणिनि थे, पाणिनि का काल मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो पाणिनि जो है संस्कृत के जो ग्रामर पे, व्याकरण पे जो किताब लिखी वो अष्टाध्यायी है। तो देखिए, अष्टाध्यायी में अष्ट मतलब 8 और अध्याय तो जानते ही हैं। तो अष्टाध्यायी में जो पाणिनि जिन्होंने लिखा था पाणिनि ने अष्टाध्यायी को, उस अष्टाध्यायी में जो है कुल 8 अध्याय हैं। ये जो 4 वेद हो गए वो तो पूर्व वैदिक काल में, लेकिन उत्तर वैदिक काल में भी कुछ हुआ। देखिए, वेदों के अलावा जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण मतलब पंडित नहीं बोल रहा हूं वहां पे, वो आपका जो है साहित्य है। कई सारे ब्राह्मण हैं, कई सारे अरण्यक हैं या जंगल की किताबें बोलते हैं उसको, या उपनिषद हैं, मतलब साथ बैठो और समझो उपनिषद। ये जो है ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, उनको भी वैदिक साहित्य का ही भाग माना जाता है। लेकिन इनको कहा जाता है कि ये उत्तर वैदिक साहित्य हैं, मतलब पूर्व नहीं, बाद के बने हुए उत्तर वैदिक साहित्य हैं। देखिए, उपनिषदों में ही आपके जो है भारत की जो है फिलॉसफी वगैरह दी हुई है, जिसको मतलब दर्शन शास्त्र बोलते हैं। तो यहां पे बताया हुआ भी है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ, यहाँ पे 3 ग्रंथ बताए, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं उनमें जो वैदिक कर्म कांड बताए गए हैं उनको विस्तार पूर्वक जो है निरूपण किया गया है, बताया गया है कि आप ऐसे जो है कर्म कांड करिए तो आपको फल की प्राप्ति होगी, यज्ञ सफल होगा, आपका अश्वमेध सफल होगा। उसकी जो जानकारी हमें मिलती है ब्राह्मण ग्रंथ में मिलती है, जो कि उत्तर वैदिक काल में रचा गया था। अगर बात करें यहाँ पे अरण्यक और उपनिषद की, तो उनमें जो है विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्पिरिचुअलिज्म बोलते हैं, और दार्शनिक, जिसको फिलॉसफी बोलते हैं, उन समस्याओं के बारे में चर्चा की गई है। तो जो आपका दर्शन शास्त्र, अध्यात्म जो है वो आपके अरण्यक और उपनिषदों में उनका उल्लेख है। अब यहां बात करें अगर हम जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य चूंकि देखिए यहाँ पे सरल भाषा में लोगों को देना था, ताकि लोग जो है संस्कृत की क्लिष्ट भाषा से थोड़ा जो है वहां से मतलब उनको निजात मिले और थोड़ा साधारण भाषा में जो है सब कुछ समझे कि जिंदगी कैसे बितानी है और भगवान को कैसे पाना है, ये सब चीजें करें। तो उसके लिए जैन साहित्य जो है सरल भाषा में बना था। तो जैन साहित्य प्राकृत और बौद्ध साहित्य जो है वो पाली भाषा में लिखा गया है। संस्कृत बहुत हद तक अवॉइड किया गया है। जैन साहित्य को जो है प्राकृत में लिखा गया और बौद्ध साहित्य को जो है पाली भाषा में लिखा गया। ये दोनों जो है जनजीवन की साधारण जो है भाषाएं थी। यहीं पे बात आएगी अगर जातक कथाओं की, तो देखिए बुद्ध धर्म में आपको पता ही है साहित्य में जातक कथाएं हैं। उसमें जो है जब गौतम बुद्ध जो हैं उनके पूर्व जन्मों की व्याख्या है कि पूर्व जन्मों में उन्होंने क्या क्या किया था, कभी में वो जानवर थे, कभी इंसान थे। तो जातक कथाओं से जो प्रसिद्ध बौद्ध कृतियां हैं उनका भी ऐतिहासिक महत्व हो गया, क्योंकि उनमें जो है बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथा है। तो ठीक है, उसको पूरा कहानी मतलब या सच्चाई के बीच बीच में देखते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी कि उन लोगों की सोच क्या थी, पूर्व जन्म के बारे में सोच रहे हैं तो क्या सोच रहे हैं, तो ये तो आपको जानकारी मिलेगी ना जातक कथाओं से। अब बात करेंगे धर्मशास्त्र क्या होता है, जो आप सुनते आए। देखिए, धर्म सूत्र, सूत्र मतलब फॉर्मूला होता है ना, तो कैसे जो है शासन चलाना है, कैसे समाज चलाना है, क्या नियम होने चाहिए, ये जो है धर्म सूत्र की स्मृतियों में है। ये जैसे मनुस्मृति हो गई, तो एक स्मृति है ना, बहुत वो वैदिक चीज नहीं है, स्मृति है, उसमें कई चीजें लुप्त भी हुई हैं। तो धर्म सूत्र के जो स्मृतियां हैं उनमें साधारण जनता के लिए, सर्वसाधारण के लिए और साथ ही साथ शासकों के लिए क्या नियम जो है उनका आचरण करना चाहिए, और विनिमय जो है कैसे जो आपस में एक दूसरे से जो है बात करें, सब कुछ है ना। शासक कैसे जनता के साथ बात करे, जनता कैसे शासक के साथ बात करे, लोग जो है आपस में कैसे चीजों को डिस्कस करें, समाज को कैसे समझे, ये चीजें जो नियम कानून है सारे आपके धर्म सूत्र की स्मृतियों में मिल जाते हैं। और इसीलिए इन्हें प्राचीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के लिए एक संविधान या विधि पुस्तक, विधि मतलब लॉ होता है, तो संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन या विधि पुस्तक का नाम दिया जा सकता है, दिया नहीं है, दिया जा सकता है, आप चाहे तो कह सकते हैं। और इनको धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं, है ना, धर्मशास्त्र भी कह सकते हैं।
इनका संकलन जो है काफी बाद 600 ईसा पूर्व से लेके 200 ईसा पूर्व में किया गया था। किनका? धर्मसूत्र स्मृतियों का। तो सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो है फेमस स्मृति कौन सी है? मनुस्मृति है। और याज्ञवल्क्य स्मृति भी जो है, ये सब जो है सर्वाधिक प्राचीन और प्रसिद्ध जो है हमारे भारत की स्मृतियां हैं। मौर्य काल में आपको पता ही है कि कौटिल्य थे पंडित जी, चाणक्य। तो मौर्य काल में कौटिल्य ने जो पंडित जो थे, चाणक्य थे, उन्होंने क्या लिखा? अर्थशास्त्र की रचना की। लेकिन याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में आपकी इकोनॉमी नहीं होती, वो जो है राजतंत्र से संबंधित था, ये आपको ध्यान रखना है। अर्थशास्त्र जो है 15 अध्यायों में विभाजित थी और 15 अध्यायों में जो है राजतंत्र कैसे चलाना चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, आज उसके यूट्यूब पे वीडियो भी बनते रहते हैं, वो राजतंत्र से संबंधित है। फिर आए विशाखदत्त। देखिए विशाखदत्त ने जो अपनी नाटक लिखे, ड्रामा लिखा मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस भी जो है मौर्यन काल पे उन्होंने लिखे, लेकिन विशाखदत्त ने ये चीज लिखी थी बहुत बाद। तो विशाखदत्त ने मौर्यन काल पे जो है मुद्रा राक्षस लिखी, वो चंद्रगुप्त मौर्य पे ही थी। तो उसमें भी जो है समाज और संस्कृति की एक झलक दिखाई पड़ती है। कश्मीर के जो कलहन थे काफी बाद में आए, उन्होंने अपनी किताब लिखी राजतरंगिनी। राजतरंगिनी को जो है 12वीं शताब्दी तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास उसमें वर्णित है, याद रखिएगा। काफी बाद में राजतरंगिनी लिखी गई, तो उसमें 12वीं शताब्दी का जो उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास है वो आपको वहां पे दिख जाएगा। राजतरंगिनी कल्हाण ने लिखी थी। तो सारी जानकारी आपको देश से ही मिलेगी क्या? नहीं, कुछ विदेशी लोग जो थे वो भारत में जो है आए, भारत में घूमे फिरे और उन्होंने भी भारत पे जो है विवेचना की। तो विदेशी लेखकों में जो है देखिए यूनानी भी आए, चीनी भी आए, फारसी भी आए। यूनानी मतलब ग्रीक से, चीनी तो जानते हैं, और फारसी मतलब पर्शिया से भी आए। अगर हम बात करें यूनान से आने वालों की, तो देखिए यूनान से जो है टेसियस और हेरोडोटस आए थे। फिर बाद में जब सिकंदर आया, जिसने भारत पे आक्रमण किया, पोरस को हराया सतलज के झेलम के बैंक पे, तो सिकंदर जो अपने साथ नियार्कस, एनेसिक्रिटस और अरिस्तोबुलस को लेकर आया था। जो मौर्यन शासक थे, मौर्यन शासक ने अपने अलग अलग शासक ने, जैसे अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, सबके जो दरबार में थे कभी कभी लंबे टाइम तक जो है बाहर के जो है विद्वान रहते थे। तो मेगास्थनीज, डायमेकस और डायनोसियस ऐसे यूनानिक जो है लोग जो हैं भारत में मौर्यन जो शासक थे उनके दरबार में आए थे और काफी लंबे टाइम तक रहे थे। मेगास्थनीज ने यहाँ पे किताब भी लिखी थी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा जो है आपको यहाँ पे डिटेल दे दूं। देखिए मेगास्थनीज जो है उन्होंने इंडिका नाम की किताब लिखी थी और ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये जो डायमेकस थे, डायमेकस आए थे बिंदुसार के दरबार में। और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं डायनोसियस हैं, ये आए थे अशोक के दरबार में। ये तीनों जो हैं यूनान से आए थे। अगर एक बुक देखें नेचुरल हिस्टोरिका, जिसमें कि पूरे जो है भारत का अभी काफी उल्लेख मिलता है, तो ये प्लिनी ने लिखी थी प्रथम शताब्दी में। ये देखिए बाहर से ही लिखी थी प्लिनी ने। फिर बाद में अगर हम चीन की बात करें तो चीन से देखिए फाहियान, संगयुन और वेनसांग जो थे, और साथ ही साथ जो इत्सिंग थे, ये चीनी यात्री हैं। इसमें देखिए फाहियान, संगयुन और वेनसांग तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इत्सिंग भी महत्वपूर्ण ही माना जाएगा। तो फाहियान कब आए थे? देखिए फाहियान जो है जो गुप्त जो शासनकाल आया उसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आए थे और वो लंबे टाइम तक भारत में रहते। देखिए कितने टाइम तक रहते, लगभग 40 साल, है ना। 375 से लेके 415 ईस्वी के बीच जो थे ये भारत में रहते। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो है फाहियान आए थे, याद रखिएगा। उसके बाद आए थे संगयुन, वो आए थे 518 ईस्वी में भारत में आए थे और उन्होंने 3 वर्ष तक बौद्ध ग्रंथों की एक जो है यहाँ पे प्रतिलिपियां जो है बना के, लिख के, कॉपी करके एकत्रित की थी ताकि जो है उसको चीन में ले जा सके। फिर आए जो वेनसांग, वेनसांग को इंग्लिश में ज़ुएनज़ांग लिखते हैं। वेनसांग जिनको कि हम लोग युआन च्वांग भी बोलते हैं, वो जो है हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे 624 ईस्वी में और हर्षवर्धन का काफी साथ दिया था। वो आने के बाद यहाँ 16 वर्षों तक भारत में रहे और उन्होंने जो अपनी यात्रा का वृतांत लिखा उसको बोलते हैं सीयू की, याद रखिएगा सीयू की, वेनसांग या ज़ुआन च्वांग ने लिखा था। और इसमें लगभग 138 देशों का जो है विवरण प्राप्त होता है। उसमें भारत का तो विवरण बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचिए ना, 16 साल तक भारत में रहे थे। वेनसांग की जीवनी जो है, लेकिन ये तो उन्होंने सीयू की तो अपने जो है यात्रा वृतांत पे लिखी, लेकिन उनकी खुद की जीवनी किसने लिखी? वो लिखी उनके मित्र व्हीली ने। अब बात करेंगे आपके जो बाहर से आपके जो अटैकर आए थे महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी का एक राज ज्योतिषी था, काफी गणित वगैरह की जानकारी थी और लिखते भी थे। तो वो थे अल बरूनी। अल बरूनी का जन्म जो है 973 ईस्वी में ख्वाजिरम में हुआ था, यहां नहीं बाहर हुआ था, विदेश में हुआ था, ख्वाजिरम में। और महमूद गजनवी के साथ वो भारत आए थे। उनकी जो किताब उन्होंने भारत पे लिखी तो उसको उन्होंने नाम दिया तहकीके हिंद। याद रखिएगा महमूद गजनवी की किताब उनके ज्योतिष ने लिखी थी, अल बरूनी ने तहकीके हिंद जो है भारत पे लिखी गई थी। अब देखिए इतिहास लेखन की बात करें तो हर कोई जो है इतिहास अपने हिसाब से लिखता है।
तो जो प्रारंभिक विदेशी थे, बाद में कुछ बाद के विदेशी आए। इसके अलावा देखिए साम्राज्यवादी इतिहास लिखेगा तो अलग लिखेगा, राष्ट्रवादी लिखेगा तो राष्ट्र के जो है फेवर में लिखेगा। फिर इतिहास की एक मार्क्सवादी विचारधारा भी है ना। इतिहास के इस हिसाब से जो है 5 चरण भी बनाए गए हैं। तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रारंभिक विदेशी जो थे सबसे शुरुआत किन्होंने की थी। देखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि सबसे पहला प्रयास जो है भारत का इतिहास लिखने का अगर किसी विदेशियों ने लिखा तो वो यूनानी थे। यूनानियों में देखिए उल्लेखनीय जो है हेरोडोटस और नियार्कस, इसके अलावा मेगास्थनीज जिन्होंने इंडिका लिखी थी। देखिए मेगास्थनीज ने इंडिका नाम की पुस्तक लिखी थी। प्लूटार्क ने भी लिखी थी इंडिया पे बातें, एरियन ने लिखी थी, स्टैबो ने लिखी थी, प्लीनी ने लिखी थी और टॉलमी ने भी लिखी थी। तो ये नाम जो है आपको बहुत ज्यादा याद नहीं रखने, आपको जो है मेगास्थनीज वगैरह पे जो है थोड़ा सा, और या फिर हेरोडोटस पे, नियार्कस पे थोड़ा फोकस दे देना है। इतिहास का ये तो प्रारंभिक चरण हुआ एंशियंट में, है ना, मतलब कि प्राचीन काल में। लेकिन बाद में मध्यकालीन इतिहास भी तो लिखा गया। तो मध्यकाल में जो इतिहास लेखन का चरण स्टार्ट हुआ, जो शुरुआत हुआ, वो शुरू किया अल बरूनी ने, जो कि किस राजा के अंदर था? मोहम्मद गजनी के अंदर। तो अल बरूनी का जन्म जो हुआ था 973 ईस्वी में मध्य एशिया के ख्वाजिरम या खीवा में हुआ था, और मृत्यु उसकी जो है अभी जो अफगानिस्तान में गजनी पड़ता है वहां पे हो गया 1048 ईस्वी में। गजनी से आने के कारण ही जो वो महमूद जो यहाँ पे आया था अटैकर, उसको हम लोग महमूद अब गजनी बोलते हैं, मोहम्मद गजनी बोलते हैं। उसकी जो किताब थी देखिए, उसको मैंने बताया था तहकीके हिंद। तहकीके हिंद को किताब अल हिंद भी बोलते हैं। तो तहकीके हिंद या किताब अल हिंद जो है या हिंद जो है वो लिखा था आपके अल बरूनी ने। ऐसे तो वो मतलब गणित वगैरह का भी काफी विद्वान था। बाद में महान बुद्धिजीवी कुछ बात करते हैं, और एक महान बुद्धिजीवी थे और राजनीति के विशारद थे वोल्टेयर। ये जो वोल्टेयर थे वो भारत को बहुत इज्जत देते थे। बोलते थे कि यहाँ का जो दर्शन शास्त्र है बहुत पुराना है। तो भारत के धर्म को सबसे प्राचीन धर्म बोला उन्होंने, और उनको बोला कि भारत जो है एक विशुद्ध रूप की वासभूमि है, और जो विश्व की सभ्यता का शैशव स्थल, मतलब जहां से जो है शुरुआत हुई थी, वो जो है भारत ही है। एक फ्रांसीसी प्रकृति वैज्ञानिक थे और यात्री भी थे, उनका नाम था पीथर दी सोनरेत जो है उनका भी मानना था कि भारत जो है पूरे संसार को ज्ञान जो है भारत ने ही दिया है, और सारी सभ्यताओं की जो जन्मभूमि है वो भारत ही है। फिर देखिए अगला ये है कि साम्राज्यवादी, है ना, जो कॉलोनियल थे लोग, तो साम्राज्यवादी का जो इतिहास होगा लेखन वो उनके हिसाब से किया जाएगा। तो भारत में जो विलियम जोन्स थे, उन्होंने बंगाल में 1784 ईस्वी में, आपको पता ही है, जब आप पढ़ेंगे आगे, जब आप ये पढ़ेंगे भारत का आधुनिक इतिहास, तो वहां पे ये भी पढ़ेंगे आप कि विलियम जोन्स ने बंगाल में 1784 ईस्वी में, इसी में देखिए पिट्स इंडिया एक्ट भी आया था 1784 ईस्वी में, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। फिर बाद में 20वीं शताब्दी के अगर बात करें तो 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों में सबसे प्रसिद्ध जो थे साम्राज्यवादी इतिहासकार, वो थे विंसेंट आर्थर स्मिथ, या जिसने प्राचीन भारत को सबसे पहला सुनियोजित इतिहास तो उन्होंने तैयार किया, और प्रकाशन हुआ उसका 1904 ईस्वी में। तो विंसेंट आर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का सबसे पहला सुनियोजित इतिहास लिखा साम्राज्यवादियों में, और 1904 ईस्वी में इनकी किताब का जो है प्रकाशन हुआ। एक आप जानते होंगे प्रसिद्ध जर्मन जो है विद्वान, वो मैक्स मूलर ने क्या किया कि वेदों का ही अनुवाद कर दिया और उनको बोला सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट, मतलब जो है पूर्व की पवित्र किताबें, सैक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट। ये किसने लिखा था? मैक्स मूलर ने, वेदों का अनुवाद करके। बीए स्मिथ नामक एक आईसीएस अधिकारी, उस समय पे क्या होता है, इंपीरियल सिविल सर्विसेज, है ना, तो जो एक आईसीएस अधिकारी थे बीए स्मिथ, उन्होंने 1904 ईस्वी में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मतलब कि भारत का जो है पुराने काल का या प्राचीन काल का इतिहास, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? बीए स्मिथ ने, एक आईसीएस अधिकारी थे 1904 में। आप यहां पे ये देखें कि विंसेंट आर्थर स्मिथ की भी किताब 1904 में प्रकाशित हुई थी। अब चलते हैं राष्ट्रवादियों का दृष्टिकोण कि हमारे जगह के लोग कैसे थे। देखिए राष्ट्रवादी में इतिहासकार पहले तो आप कुछ याद रख लीजिए, डीआर भंडारकर, एचसी मजुमदार, पीबी कांडे, एएस अल्तकर, केपी जायसवाल। हिंदू पॉलिटी नाम की जो किताब थी उसकी रचना की थी ये केपी जायसवाल ने, हिंदू पॉलिटी लिखी थी, और प्रकाशन हो गया था 1924 ईस्वी में ही। फिर आए एचसी चौधरी, उन्होंने लिखा पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, मतलब प्राचीन भारत में जो है राजतंत्र कैसे चलता था उसका इतिहास क्या है। आरसी मजुमदार जो है उन्होंने लिखी थी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, मतलब भारत का जो है, मतलब भारत के लोगों का जो है संस्कृति क्या थी और उनका जो है इतिहास क्या था। आरसी मजुमदार ने किताब लिखी हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपल, ये लिखी जो किताब उन्होंने 11 खंडों में प्रकाशन हुआ, इतनी बड़ी किताब थी। नीलकंठ शास्त्री की बात करें तो उन्होंने हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी, उसमें उन्हें द्रविडियन जो सभ्यता है साउथ की उसके बारे में लिखा। रामाशंकर त्रिपाठी ने हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया पुस्तक लिखी। देखिए एंशिएंट इंडिया पे, प्राचीन भारत पे बहुत ज्यादा फोकस था पहले। आरके मुखर्जी ने हिंदू सिविलाइजेशन,
चंद्रगुप्त अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया नाम की पुस्तक लिखी। पीवी कांडे ने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, देखिए नाम कैसा है, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र है ना, धर्मशास्त्र है लेकिन इंग्लिश में है तो इसलिए हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र नाम की किताब लिखी। अब ये जो मार्क्सवादी विचारधारा थी उनके हिसाब से कुछ और ही था इतिहास, तो उनके इतिहास लेखन की जो मार्क्सवादी विचारधारा जो थी वो एक बहुत प्रभावशाली विचारधारा थी, और आज भी जो हम कई किताबें पढ़ते हैं वो मार्क्सवादी विचारधारा के थे। इनके हिसाब से सब कुछ जो है लेबर क्लास, मजदूर क्लास, वर्किंग क्लास जो होता है, जो काम करने वाला होता है, उसके हिसाब से जो है इतिहास का निर्माण होता है। तो इतिहास के 5 चरण बन गए। एक तो आदिम साम्यवाद है ना, सबसे पहले आदिम काल का, फिर दासता, फिर सामंतवाद, पूंजीवाद, साम्यवाद, इस तरह के जो है 5 चरण इतिहास लेखन के हिसाब से हुए। सोसाइटी हो कि ऐसी हो पता नहीं है, लेकिन लेखन के हिसाब से आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद है ना, कैपिटलिज्म और साम्यवाद, ऐसे जो है 5 चरणों में इतिहास को हम बांट सकते हैं। 5 चरण जो है, पांचों चरणों कार्ल मार्क्स और एएफ एंजल्स ने परिभाषित किए थे, जो साम्यवाद के प्रवर्तक थे। कम्युनिज्म हो गया ना साम्यवाद, तो उसके प्रवर्तक थे कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स। कार्ल मार्क और एफ एंजल्स ने है ये जो 5 आप देख रहे हैं चरण, उनको जो है परिभाषित किया था, वो उसी के हिसाब से चलते थे। यही विचारधारा जो है 5 चरणों में जो है परिभाषित करना, वो मार्क्सवादी विचारधारा है। उसके हिसाब से जो है इतिहास 5 चरणों में था, आदिम साम्यवाद, दासता, सामंतवाद, पूंजीवाद और अब जाके साम्यवाद हो गया है, कम्युनिज्म हो गया है। कार्ल मार्क्स और एफ एंजल्स ने इसको परिभाषित किया था 5 चरणों को। अच्छा, अब यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन आपको देनी है, ज्ञान देना है कि पूरा स्थल क्या बोलते हैं। पूरा मतलब पुराना, स्थल मतलब तो जानते हो कोई जगह। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां पे आपको खुदाई करने के बाद औजार, बर्तन, इमारत की वस्तुएं है ना, उनके अवशेष मिलते हैं। पूरा तो ऐसे ही नहीं मिलेगा, अवशेष मिलेंगे। तो ऐसी वस्तुओं का निर्माण जो है लोग अपने घर के लिए या राजकाज के लिए, तरह तरह के उपयोग के लिए करते थे, लड़ाइयों के लिए, जंगल काटने के लिए, कृषि के लिए। जैसे कोई हल मिल गया पुराना बना हुआ, या हल का खिलौना मिल गया, और बैलगाड़ी का जो है खिलौना मिल जाता है वहां पे आपके इंडस वैली में। तो ये जमीन के ऊपर अंदर कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। आप यहाँ पे जो मैप देखेंगे भारत का, तो यहाँ पे जो आपके द्वारका वगैरह है वहां पे देखेंगे कि आप समुद्र के अंदर कई अवशेष मिले हैं, और नदी के अंदर भी मिल जाते हैं, कहीं भी मिल सकते हैं। इन पुरास्थलों के बारे में आपको जो है आगे के अध्यायों में बताया जाएगा। तो यहाँ पे पहले मैंने आपको बताए थे कि क्या हड़प्पा के शहर में लोग जो है लोहे का प्रयोग करते थे? बिल्कुल नहीं। महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान ये जो है महापाषाण काल से मिले, लेकिन देखिए आपके हड़प्पा से जो है आपको मतलब लोहे का प्रयोग का कोई प्रमाण तो नहीं मिला है। देखिए मैंने सोचा था कि लेक्चर को जो है 30 मिनट्स के अराउंड पे लिमिट कर दूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे पाषाण काल जो है वो भी पढ़ा देता हूं, ताकि जो है अगले वाले में सैंधव सभ्यता की शुरुआत हो जाएगी और इंग्लिश वालों से आप बराबरी कर लेंगे। और चलिए चलते हैं। देखिए पाषाण काल का मतलब क्या है कि आप जो पूरा जो सभ्यता था, पूरी जो सभ्यता थी वो पत्थरों पर ही आश्रित थी। चाहे वो औजार बनाए तो पत्थर के हों, है ना, जानवरों को मारे तो पत्थर के हों, फल फूल तोड़े तो वहां भी पत्थर का उपयोग करें, कुछ चीजों को जो है कूट के खाने की चीज सामग्री बनाए, फलों को कूट के, पत्थर की ही गुफाएं होती थी, उसी में रहते थे, घर नहीं बनाते, तो सब कुछ पत्थरों पे जो है आश्रित था। इसीलिए पाषाण काल बोला जाता है, पाषाण युग बोला जाता है। ये देखिए मानव सभ्यता का आरंभिक काल है, जब में मानव जो आज जो आप मानव देख रहे हैं उस तरह का विकसित नहीं था, अलग था। इस काल में एक और बात है, चूंकि अपना कुछ अस्थायी निवास नहीं था, सारी कुछ प्रकृति पे निर्भर थे। तो जब प्रकृति पे आप निर्भर रहोगे तो जो प्राकृतिक आपदाएं होंगी तो वो भी तो आपको झेलनी पड़ेंगी ना, वो भी होता था। और शिकार करना पड़ता था, तो कई बार जानवर भी आपका शिकार कर लेते थे। साथ ही साथ ये शिकार ही नहीं करते थे, ऐसा नहीं होगा कि बस जो है मांसाहारी करेंगे, फलाहार भी करते थे। जो कंद मूल हो गया, कंद मतलब कोई गड़ी हुई चीजें है ना, जैसे ओल वगैरह आप खाते हो, प्याज भी तो एक कंद ही है एक तरह से, क्योंकि नीचे होता है जमीन के। तो कंद मूल और फल वगैरह खा के जो अपना ये गुजारा जो है जीवन बसर करते थे। देखिए इस काल में कोई लिखित साक्ष्य आपको नहीं मिला है, कुछ लिखित नहीं मिला है। बहुत कुछ जो मिला है वो मिला कि पत्थर के औजार वगैरह मिले हैं। तो चूंकि लिखित साक्ष्य नहीं मिला है तो उसकी इतिहास की रचना करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए हम उसको बोल देते हैं कि वो प्रागैतिहासिक काल है। ठीक है, लेकिन एक काल ऐसा है जिसमें लिखित साक्ष्य मिला, लेकिन हम जो उसको आज तक समझ नहीं पाए, जैसे सैंधव सभ्यता। और जो पूर्व वैदिक काल था उसमें भी देखिए वेद वगैरह की रचना हुई, लेकिन वो सुनने की चीजें थी। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, गुरु से शिष्य को सुन के ट्रांसफर हुई थी, सुन के गया था, हस्तांतरण हुआ था, कुछ लिखित नहीं मिला था। तो उसको बोलते हैं आद्य ऐतिहासिक काल, आधा अधूरा, बीच में। लिपि का साक्ष्य तो है, लेकिन या तो अपट्य है या फिर दुर्बोध होने के कारण उनमें से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। और जब लिथिक जो आपको साक्ष्य मिलने लगते हैं, पढ़ के आप जो है इतिहास समझने लगो, तो उसको ऐतिहासिक काल बोलते हैं। तो प्रागैतिहासिक काल, कोई लिखित साक्ष्य नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें लिखित साक्ष्य तो है लेकिन समझा ना गया, अपठ्य है। और तीसरा हो गया ऐतिहासिक काल, जो मतलब कि आप इसको लिखने वाली चीजें मिलने लगी, लिखित साक्ष्य मिलने लगे और आप समझने भी लगे।
प्रागैतिहासिक के अंतर्गत क्या होगा, देखिए पाषाण कालीन सभ्यता जो कि आप यहां पे पढ़ रहे हो, और आद्य इतिहास के अंदर क्या होगा, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों, यहां पे आपको सिक्कों पे सब कुछ जो है लिखा हुआ मिल लेता, मतलब कई चीजें लिखी हुई मिलेंगी बर्तन पे भी, लेकिन आपने आज तक उसको जो है समझा नहीं है। तो सिंधु घाटी सभ्यता भी जो है आद्य इतिहास में भी आएगी। और वैदिक सभ्यता चूंकि लिखित साक्ष्य उसके जो नहीं मिले हैं, लोग बोलचाल में ही जो है आपके ज्ञान का जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे, तो इसलिए वैदिक सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल में ही आएगी और सिंधु घाटी सभ्यता तो आएगी ही। लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक काल का आरंभ हो जाता है, जहां पे जो है बौद्ध और जैन धर्म की भी उत्पत्ति होती है, उत्तर वैदिक काल भी होता है। सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान प्रारंभ हुआ था। अंग्रेजों के टाइम पे उन्होंने पाषाण कालीन सभ्यता का अनुसंधान करना शुरू किया था। और दूसरी बात, जो पाषाण काल है उसमें जो उपकरण जो उपयोग होते थे पत्थर के बने हुए, वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते थे, और वो भी एक काल के साथ जो है विकसित हुआ है। तो उपकरणों की भिन्नता के आधार पे जो है हम पाषाण काल को जो है 3 जो है यहाँ पे इसको बांट देते हैं हिस्सों में। तो संपूर्ण पाषाण युगीन संस्कृति को 3 प्रमुख चरणों में विभाजित कर देते हैं। पहला होता है पूरा पाषाण काल, सबसे पहले वाला, ये देखिए 25 लाख से लेके 10,000 ईसा पूर्व तक की बात होगी। मध्य पाषाण काल जो है 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व की बात होगी। और जो नव पाषाण काल है, जिसके बाद जो है सैंधव सभ्यता वगैरह आ गई, वो 9,000 से लेके 1,000 ईसा पूर्व तक चलेगा। भारतीय पूरा पाषाण को औजारों और जलवायु परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। देखिए पूर्व पाषाण काल है ना, वही वाला पूरा पाषाण काल। देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया ना कि पूरे पाषाण काल को पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण में। अब जो यहाँ पे पूरा पाषाण है उसका जो विभाजन किया गया है औजारों पे और जलवायु परिवर्तनों के आधार पे किया गया है। और पूरा पाषाण काल को भी जो है 3 जो है यहाँ पे विभाजन किए गए हैं। सबसे पहले वाला जो है वो पूर्व पाषाण काल है, पूरा पाषाण काल है, नाम से पता चल रहा है पूरा पाषाण काल। ये देखिए इसमें कई उपकरण जो मिलते हैं, कोड उपकरण, कैसे हस्त कुठार, मतलब जो आज की कुल्हाड़ी जैसा समझ लीजिए आप, हस्त कुठार, खंडक विदारिणी, खंडक और विदारिणी, खंडक मतलब बीच में तोड़ने के लिए, विदारिणी मतलब कई पार्ट में तोड़ने के लिए। 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व तक जो था वो पूरा पाषाण काल था। फिर आता है पूरा पाषाण काल में ही मध्य पूरा पाषाण काल। इसमें फलक उपकरण थे, फलक उपकरण के कारण इनको फलक सभ्यता भी बोलते हैं। 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व। फलक मतलब इसमें जो है प्लेक्स जो बोलते हैं, किसी स्टोन का मतलब पतले पतले हिस्सों में तोड़ दो तो फलक बन जाएगा। तो फलक उपकरण जो है आपको 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व मिलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं मध्य पूरा पाषाण काल। जो सबसे बाद का पूरा पाषाण काल है उसको क्या बोलते हैं, उच्च पूरा पाषाण काल या उत्तर पूरा पाषाण काल। इसमें देखिए तक्षनी एवं खुरचनी उपकरण मिलने लगे, खरोंचने के उपकरण मिलने लगे, और ये 40,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक चला। देखिए सबसे पहले बात की शुरुआत होगी पंजाब, जो पाकिस्तान में जो पंजाब है वहां पे एक सोन नदी बहती है, उसके आसपास से हमें चापर, चांपिंग, पेबुल संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। और जो आपका जो भारत है उसमें जो मद्रास है, मद्रास के समीप बदमदुरै और अतीरा जो देखिए मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था, अतीरा पक्कम जो है आपके पांडिचेरी के आसपास है, और बदमदुरै भी जो है वो भी तमिलनाडु में है, मद्रास के आसपास है। वहां से हैंड एक्स मतलब हाथ की कुल्हाड़ी संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए थे। और साथ ही साथ इस संस्कृति से हमें अन्य उपकरण जैसे क्लीवर, स्क्रैपर और मिले। देखिए इंग्लिश में नाम है, लेकिन क्लीवर का मतलब होता है बीच से काट के अलग कर देना, स्क्रैपर का मतलब होता है कि छोटे छोटे स्क्रैप बनाना, है ना, छोटे छोटे पार्ट बनाना। एक यहाँ पे जो है बहुत ही चर्चित भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्विद विद्वान थे जिनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फुट। ये ब्रिटिश थे और ये भूगर्भ शास्त्र के तो जानकार थे ही, साथ ही साथ ये पुरातत्व विज्ञान के भी जो है काफी जानकार थे। और सर ने इस पे क्वेश्चन भी पूछा था नाइट क्विज में। तो 1863 ईस्वी में क्या हुआ, रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास जो पल्लावरम नाम की जगह है जहां पे मैनग्रोव फॉरेस्ट भी है, वहां से उनको सबसे पहले जो हैंड एक्स प्राप्त हुआ था। और वो हैंड एक्स उनके जो मित्र थे, किंग ने, मित्र का नाम था किंग, देखिए कोई राजा नहीं है, उन्होंने अतीरा मपक्कम नाम की जगह से पूर्व पाषाण काल का यह उपकरण था, उनके फ्रेंड मित्र किंग ने जो है खोजा था पूर्व पाषाण का उपकरण हैंड एक्स, और वो जो दिया था किसको, रॉबर्ट ब्रूस फुट को। फिर 1935 ईस्वी में डी टेरा के लीडरशिप में नेतृत्व में एल कैम्ब्रिज अभियान दल चला। ये जो एल कैम्ब्रिज अभियान दल था उसने पाकिस्तान में जो पंजाब में जो सोहन नदी बहती है उसकी घाटी में जो है कई अनुसंधान किए। और साथ ही साथ एक बात आप याद रख लीजिए कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आसपास जो बेलन जो नदी है, जो कि मतलब कि सोनभद्र जिले से आती है, तो बेलन नदी के घाटी में भी कई सभ्यताओं का जो यहाँ पे प्रमाण मिला है पाषाण काल का। तो इसमें जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे GR वर्मा, उनके निर्देशन में काफी अनुसंधान किया गया है।
और पूर्व पाषाण काल से संबंधित यहाँ पे 44 पुरा स्थल जो है प्राप्त हुए हैं। इतना ही नहीं है, उपकरणों के अतिरिक्त बेलन की जो घाटी है उसमें एक लोहंदा नाला क्षेत्र है, और लोहंदा नाला क्षेत्र जो है उसमें जो है पाषाण काल की एक अस्थि निर्मित, मतलब बोन से बनी हुई, अस्थि से बनी हुई, पत्थर से नहीं अस्थि से निर्मित एक मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। अब कौन सी वो भगवान देवी है तो पता नहीं, लेकिन माना जा रहा है कि मदर गॉडेस या मातृ देवी की प्रतिमा है, और आज वो अगर आप चाहें तो कौशाम्बी संग्रहालय जो उसमें जाएं वहां पे वो सुरक्षित करके रखा हुआ है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस काल में जो है फलकों की अधिकता थी, इसके कारण जो है मध्य पूरा पाषाण काल को हम लोग फलक संस्कृति भी बोलते हैं। और इन उपकरणों का निर्माण जो है किस पत्थर में किया गया था? क्वार्टजाइट के पत्थरों में किया गया। तो कुछ प्रमुख तिथियां देख लीजिए। कृषि का आरंभ सबसे पहले कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व, ये तो मैंने पहले ही बता दिया। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर कब बसने शुरू हुए? 4700 वर्ष पूर्व। वर्ष पूर्व बोल रहा हूं, अभी से हो रहा है, ठीक है, ईसा पूर्व नहीं बोल रहा। अच्छा, जो सिंधु घाटी में जो नगर बने वो तो 4700 वर्ष पूर्व बनने लगे, लेकिन गंगा घाटी के नगर कब बने? मगध का बड़ा राज्य कब बना? ये सब हुआ 2500 वर्ष पूर्व, और जो वर्तमान से लगभग 2000 वर्ष पूर्व। मतलब क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, 2500 से 2000 वर्ष पूर्व के बीच में ये हुआ था। अब चलिए पूरा पाषाण काल में कुछ और देख लीजिए। पूरा पाषाण कालीन मानव का जो जीवन था, मैंने पहले ही बताया, पूर्ण रूपेण जो था प्राकृतिक था, और वो शिकार ज्यादा करते थे, उस पे जो है वो निर्भर रहते थे। उनके भोजन में देखिए मांस होता था और साथ ही साथ कंदमूल भी होता था। चूंकि अग्नि का प्रयोग होता ही नहीं था, तो जो मांस वो खाते थे वो कच्चा मांस खाते थे। सोच रहे हैं आप, इस युग का मानव जो था शिकारी तो था ही, साथ ही साथ खाद्य संग्राहक था। पहले एक बार खाना जो जमा कर लिया फल फूल, क्योंकि हो सकता है कि हर जो मौसम उसमें फल फूल ना मिले, तो खाद्य संग्राहक भी था, उसके लिए उसको हंटर गैदरर भी बोलते हैं, और हिंदी में शिकारी और खाद्य संग्राहक बोलते हैं। इस काल के मानव को पशुपालन या कृषि, इन सब चीजों की कोई जानकारी नहीं थी। पशु को मारता था लेकिन पशु को पालता नहीं था। और जो जानवरों की खाल होती थी उससे वो अपने वस्त्र भी बना लेते थे, पहन भी लेते थे उनको। फिर जो पूरा पाषाण काल का ही जो मध्यकाल था, उसमें देखिए तापमान में कमी आई, और महाराष्ट्र जो है उसमें नेवासा नाम की जगह है, उसके पास जो है मध्य पूरा पाषाण काल के उद्योग और निवास के साक्ष्य मिले हैं। मध्य पूरा पाषाण काल में देखिए जो पत्थर आपको पहले ही बताया, क्वार्टजाइट के पत्थरों के स्थान पे क्या होने लगा? जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट, ये सब जो है आपके इंग्लिश नाम है पत्थरों के, उनके जो है पत्थर के प्रयुक्त होने लगे थे औजार वगैरह बनाने में। और इसमें जो है उद्योग जो था वो मुख्यतः शिल्क मतलब पत्थर से बनी हुई जो है वस्तुकारों का था। इस समय के मुख्य औजार कौन कौन से देखिए? फलक वेदनी, क्योंकि फलक बार बार आ रहा है तो इसलिए हम लोग इसको फलक संस्कृति भी बोलेंगे। कौन से को? पूरा पाषाण काल में जो मध्य काल वाला था उसको हम लोग फलक संस्कृति बोलेंगे। छेदनी, खुरचनी, ये सब चीजें हैं मिलने लगती हैं। अब जो है पूरा पाषाण काल हो गया। अब चले आइए मध्य पाषाण काल में। देखिए मैं पहले एक बता दे रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण चीज कि मध्य पाषाण काल की खासियत यह है कि इसमें आपको जो है लघु पाषाणोपकरण जो है मतलब इंस्ट्रूमेंट मिलने लगे। जो स्टोन टूल्स हैं या पत्थर के जो उपकरण थे वो जो थे लघु थे, छोटे छोटे थे। इंग्लिश में इसको माइक्रोलिथ बोलते हैं, हिंदी में लघु पाषाणोपकरण बोलते हैं ना। लघु पाषाणोपकरण मतलब कि उपकरण और पाषाण को साथ में जोड़ दिया। छोटे छोटे पत्थर के औजार जो हैं मध्य पाषाण काल की जो है खूबी है। भारत में अगर मध्य पाषाण काल की बात करें कि सबसे पहले कहां मिला, देखिए 1867 ईस्वी में मध्य प्रदेश का जो विंध्य क्षेत्र है वहां पे जो है अनुसंधान किया था CL कार्लाइल ने। इसको इंग्लिश में अभी अब हिंदी में एक ही नाम है। CL कार्लाइल ने जो है विंध्य क्षेत्र में जो है अनुसंधान किया था और वहां से उन्होंने लघु पाषाणोपकरण खोज निकाले। इससे यहाँ पे जो मध्य पाषाण काल की जो है साक्ष्य मिल गए। मध्य पाषाण काल के जो विशिष्ट औजार जो थे वो सूक्ष्म पाषाण का पत्थर थे और बहुत छोटे छोटे औजार होते हैं। बड़े कई जैसे बड़ी मान लीजिए कि तीर है, तीर के आगे जो है लघु छोटा सा पत्थर लगा दिए तो ये जो है पाषाणोपकरण जो है लघु हो गया। या भाला है उसके आगे छोटा सा लगा दिया तो ये मध्यकालीन मध्य पाषाण काल की जो है खासियत है। मध्य पाषाण काल इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है, और भी महत्वपूर्ण है। देखिए मध्य पाषाण काल की बात करें तो उसमें आपको भारत में मानव के अस्थि पंजर भी मिलने लगेंगे। सर्वप्रथम मध्य पाषाण काल से ही मिलते हैं, याद रखिएगा, पूरा पाषाण काल से नहीं मिलते। तो मध्य पाषाण काल से अस्थि पंजर मिलेंगे। और ये कहां से मिले हैं? गुजरात में जो लंगनाज नाम की जगह है वो जो है बहुत महत्वपूर्ण पुरा स्थल है जहां से आपको अस्थि पंजर मिले हैं। यहां से लघु पाषाणोपकरण तो मिले ही हैं, साथ ही साथ पशुओं की हड्डियां मिली हैं, कब्रिस्तान भी मिले। तो पशु मिलेंगे, इंसान तो सभी मिलेंगे। और कुछ मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं। यहां से 14 मानव कंकाल मिले। इसीलिए बोलते हैं कि मध्य पाषाण काल से लंगनाज में जो कि गुजरात में है वहां से जो है मानव के अस्थि पंजर मिलने लगे और जानवरों के भी मिले। मध्य पाषाण कालीन महदहा कहां है? देखिए उत्तर प्रदेश का तो प्रतापगढ़ जिला है, वहां पे एक जगह है महदहा।
ये मध्य पाषाण कालीन जगह है। यहाँ पे कई जो खुदाई की गई तो यहाँ पे हड्डी और सींग, जानवरों की जो सींग है और जो हड्डी है उससे निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोफेसर जीआर शर्मा ने रिसर्च किया था, तो उन्होंने महदहा में जो है 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया है। एक क्षेत्र बोला कि झील क्षेत्र, उन्होंने डिवाइड कर दिया कि 3 क्षेत्र थे महदहा में, प्रतापगढ़ में। एक जो क्षेत्र था वो झील क्षेत्र था, दूसरा बूचड़खाना, बूचड़खाना मतलब जानवरों को मारने की जगह, और जो तीसरा क्षेत्र जो था उसमें संकुल क्षेत्र जहां लोग रहते थे और कब्रिस्तान भी था। 3 क्षेत्र में जो है डिवाइड कर दिया था उसको। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही जो है हड्डी और सींग निर्मित उपकरण मिले हैं, क्योंकि जहां जानवर होंगे, जहां जानवरों का जो बूचड़खाना होगा वहीं से तो हड्डी और सींग के उपकरण मिलेंगे ना, मारेंगे, हड्डी निकालेंगे तब तो बनाएंगे। और आभूषण के भी बड़े पैमाने पर वहां पाए गए हैं। बात करें अगर हम लोग डॉक्टर जयनारायण पांडे की, तो उनकी जो एक पुस्तक है पुरातत्व विमर्श, उसमें जो है महदहा का जो है वर्णन है। महदहा, सराय नहरराय और दमदमा, ये तीनों जो क्षेत्र हैं ये प्रतापगढ़ जिले में हैं। तो महदहा, सराय नहरराय और दमदमा, ये जो है इनका उल्लेख जो है पुरातत्व विमर्श नाम की किताब में है, जिसका लिखने वाले थे डॉक्टर जयनारायण पांडे। और वहां पे उन्होंने बताया है कि इन स्थलों से हड्डी के उपकरण, आभूषण इन तीनों स्थलों से पाए जाते हैं। जब दमदमा में जब उत्खनन किया गया तो वहां से पश्चिम और मध्यवर्ती क्षेत्रों में कुल मिलाकर देखिए 41 मानव शवाधान जो है मिले हैं। इन शवाघानों में जो है 5 शवाघान जो है युग्म शवाघान है, मतलब कि युग्म मतलब क्या, नर और मादा दोनों। और एक शवाघान में तो देखिए 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए हैं। बाकी जो शेष जो शवाघान है उसमें एक एक कंकाल मिले हैं। तो इससे पता चलता है कि शायद सती का यहां पे होगा, है ना। सराय नहरराय की बात करें तो वहां से एक ऐसी समाधि मिली है जिसमें 4 मानव कंकाल एक साथ दफनाए गए, तो हो सकता है कि पूरे परिवार को एक साथ दफनाया गया। वहां की कब्रें या समाधियां जो हैं उनमें वो खासियत है कि आवास क्षेत्र के ही अंदर स्थित थी, अलग से नहीं थी, क्योंकि वो मानते थे कि एक तरह से इंसान फिर से जन्म लेगा। जो कब्रें हैं वो छिछली थी तथा अंडाकार थी, है ना, अंडाकार कब्रें बनाई गई थी ऐसे करके, और छिछली थी, बहुत जमीन के अंदर नहीं थी। विंध्य क्षेत्र की अगर बात करें तो लेखहिया नाम की जो जगह है वहां का जो शिलाश्रय है, मतलब कि जो पत्थरों की गुफाओं में जो लोग रहते थे विंध्य क्षेत्र के लेखहिया में, वहां में उसकी जो नंबरिंग की गई तो शिलाश्रय संख्या 1 रखा गया। वहां पे आपको मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरण मिलेंगे और साथ ही साथ मानव कंकाल भी प्राप्त होंगे। तो आप देख रहे हैं मध्य पाषाण काल में लघु उपकरण और मानव कंकाल की जो है बहुतायत है, और इनमें से आज तक जो कुछ है सुरक्षित हालत में है और अधिकतर अदरवाइज जो है छत विच्छत हैं, टूट चुके हैं। तो लेखहिया में जो 27 मानव कंकाल मिले हैं, अस्थियां मिले, उसको किसने खोजा? देखिए अमेरिका के ऑरेगन विश्वविद्यालय के डॉक्टर जॉन आर लुकास के अनुसार, इनके अनुसार ये जो है मतलब पुरातत्व विज्ञान के बड़े विज्ञाता हैं, तो इनका ये कहना है डॉक्टर ये जॉन आर लुकास की, जो कि अमेरिका के हैं ऑरेगन विश्वविद्यालय के, उनके हिसाब से कहना है कि लेखहिया में टोटल जो है 27 मानव कंकाल की अस्थियां मिली थी। पशुपालन का प्रारंभ भी देखिए यही मध्य पाषाण काल में ही हुआ। देख रहे हैं आप मध्य पाषाण काल कितना हुआ, महत्वपूर्ण हो गया। पशुपालन, हड्डी मिलना, है ना, साथ ही साथ जो है छोटे जो उपकरण है पत्थर के वो उपयोग होना, ये सब कुछ जो है मध्य पाषाण काल में हुआ। पशुपालन के साक्ष्य जो है भारत में आदमगढ़ कहां है? देखिए मध्य प्रदेश का तो होशंगाबाद जिला है, वहां पे आदमगढ़ नाम की जगह है और वहां पे पशुपालन का साक्ष्य जो है मध्य पाषाण काल का मिलता है। इसके अलावा राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में जाए तो वहां पे बगौर नाम की जगह है, वहां से भी ये मिलता है। मध्य पाषाण काल के मानव शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुओं को संग्रह करके, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने जो है यहाँ पे अब पशुपालन किया तो पशु मारेंगे नहीं, ठीक है, अभी भी वो खाद्य वस्तुओं का संग्रह करते रहेंगे और शिकार करते रहेंगे, लेकिन पशुपालन भी करना शुरू कर दिया और मछली भी पकड़नी शुरू कर दी। मछली पकड़ने के उपकरण भी मिलते हैं। मध्य प्रदेश का ही रायसेन जिला है, जहां पे आपका जो मैंने पढ़ाया था पहले कि स्तूप भीमबेटका केव है इंग्लिश वाले में, तो वही बात हो रही है कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, जो कि 45 किलोमीटर दूर है भोपाल से, भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला श्रेष्ठ उदाहरण है। ये प्रागैतिहासिक काल का शैल चित्रकला है। ये भीमबेटका केव्स जो हैं, भीमबेटका जो गुफाएं हैं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में, वहां पे मिलती हैं। देखिए भारत में यहीं से चित्रकारी से सर्वाधिक 500 शिलाश्रय प्राप्त हुए हैं। सारी की सारी जो गुफाएं हैं उनकी दीवारों पे, उनके ऊपर उन्होंने जो है चित्रकारी की थी, और यूनेस्को ने इस चीज को इज्जत देते हुए 2003 में भीमबेटका के जो शैल चित्र हैं या जो गुफाएं हैं उनको बोला कि ये विश्व विरासत हैं या यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब चलिए देखते हैं कि खाद्यान्नों के उत्पादन जो है उसकी शुरुआत कब हुई थी। देखिए सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन जो था वो हुआ था मध्य पाषाण में नहीं, नवपाषाण काल में आरंभ हुआ था। इसी काल में जो है गेहूं की कृषि भी आरंभ हुई थी। देखिए पहले एक बात जान लीजिए कि पहले ये माना जाता था कि कृषि की जो शुरुआत है मेहरगढ़, जो कि आज ये बलूचिस्तान एरिया में पड़ता है पाकिस्तान के,
वहां पे कृषि की शुरुआत हुई थी। लेकिन जो नए अनुसंधान हुए हैं, नवीनतम जो खोज हुए हैं, उनके आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम जो कृषि के साक्ष्य मिले हैं वो आपके उत्तर प्रदेश के ही जो संत कबीर जिला है, वहां लहुरा देव नाम की जगह है, वहां से जो है कृषि के जो सबसे पुराने साक्ष्य नवीनतम अनुसंधानों के आधार पर मिले हैं। तो जो लहुरा देव है वहां पे सबसे पुराना साक्ष्य कब मिला है कृषि का, देखिए 9000 से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच का मिला है, और वहां से जो है हमें चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, इतना पुराना। लेकिन इसके पहले क्या है, यह माना जाता था कि प्राचीनतम जो कृषि का साक्ष्य है वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान में स्थित मेहरगढ़ नाम की जो जगह है वहां से, वहां देखिए 7000 ईसा पूर्व जो है गेहूं के साक्ष्य मिले थे। तो याद रख लीजिएगा, मेहरगढ़ में 7000 ईसा पूर्व गेहूं के साक्ष्य, और लहुरा देव संत कबीर नगर जिला उत्तर प्रदेश में 9000 से 8000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के साक्ष्य मिले हैं, है ना। ये जो लहुरा देव है देखिए वो तो संत कबीर नगर जिला में है, लेकिन साथ ही साथ ये भी जानिए कि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य जो है इसके पहले कोल्डिहवा इलाहाबाद जिला में जो है, वहां पे जो बेलन नदी का जो घाटी मैंने आपको बताया था, वहीं पे कोल्डिहवा नाम की जगह है, वहां पे आपको 6500 ईसा पूर्व चावल की भूसी के साक्ष्य मिले। अब चावल की भूसी है तो चावल के भी साक्ष्य मिले हैं। अब जो है चावल गेहूं से तो काम नहीं चलेगा, तो कुछ और देख लीजिए। चीन में जो देखिए एक यांगजे नदी है, उसकी घाटी में 7000 ईसा पूर्व चावल उगा लिया गया था। जो सबसे मैं प्राचीनतम साक्ष्य बता रहा हूं पूरे विश्व में कि अलग अलग जो है अनाज कहां हुए थे, शुरुआत कहां हुई, तो चीन की जो यांगजे नदी है वहां घाटी में 7000 ईसा पूर्व, बोल रहा हूं आज से लगभग 9000 साल पहले की बात है, चावल उगाया गया था। तो मक्का कहां, देखिए नाम याद रखना आसान है, मक्का मेक्सिको में था। 6000 ईसा पूर्व मक्का जो है मेक्सिको में जो है उसकी ओरिजिन हो गई थी, शुरुआत हो गई थी। तो बात आएगी मोटे अनाज की, तो बाजरा देखिए चीन में ही हुआ था 5500 ईसा पूर्व। सोरघम 5000 ईसा पूर्व कहां, पूर्वी अफ्रीका में। राई 5000 ईसा पूर्व दक्षिण पूर्व एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, वियतनाम वगैरह जैसे वो कंट्री है ना, वहां पे राई की शुरुआत हुई थी 5000 ईसा पूर्व में। तो चीन में चावल भी और जो चीन में बाजरा भी, और अफ्रीका के पूर्वी अफ्रीका में सोरगम की। तो जई कहां से आया, जई देखिए यूरोप से आया 2300 ईसा पूर्व सर्वप्रथम। जो मेहरगढ़ की पाषाण संस्कृति है, वहां से लेकर हड़प्पा की जो सभ्यता के संस्कृति के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, मतलब मेहरगढ़ में ये बोल रहे हैं कि पाषाण काल की भी संस्कृति पता चलती है और हड़प्पा सभ्यता की भी संस्कृति पता चलती है। तो मेहरगढ़ का जो है काफी ज्यादा यहाँ पे महत्व हो जाता है। यहाँ पे मानव कंकाल के साथ जो है आपको कुत्ते का कंकाल जो है बुर्जहोम से मिल जाएगा। बुर्जहोम आज जम्मू कश्मीर में श्रीनगर के आसपास है। गर्त आवास के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, मतलब कि जमीन के अंदर भी जैसे खोद की जगह बना ली रहने के लिए, बारिश वगैरह से बचने के लिए, बुर्जहोम में ये मिलता है। इस पुरा स्थल की खोज जो है 1935 में डी टेरा और पीटरसन ने की थी। किसकी, बुर्जहोम की, कश्मीर में, जहां पे जो है गर्त आवास के साक्ष्य भी मिले थे और कंकाल भी मिले थे। अब चले आइए पाषाण काल में सबसे बात का नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियोलिथिक बोलते हैं। इस शब्द की शुरुआत नियोलिथिक जो है सबसे पहले सर जॉन लुबक ने 1865 में एक अपनी जो किताब लिखी थी उन्होंने, प्री हिस्टोरिक टाइम्स, उसमें लिखा था। क्योंकि प्री हिस्टोरिक टाइम्स है तो नवपाषाण काल जो है या जो नियोलिथिक शब्द है सर जॉन लुबक ने 1865 में अपनी किताब में दिया था। अब देखिए कि यहां पे ये जो थे पुरातत्व विज्ञान के शास्त्री, उनका नाम था मार्डल्स वर्किट। मार्डल्स वर्किट ने यह बोला कि नवपाषाण काल की जो संस्कृति थी उसकी कुछ विशेषताएं थी। एक तो यह कि कृषि कार्य हो गया आरंभ, पशुओं का पालना आरंभ हो गया, पत्थर के औजारों का घर्षण शुरू हो गया ताकि उसको तराशा जाए, उस पर पॉलिश भी करने लगे, है ना, ताकि अच्छे से काटे, और मृद भांड बनाने लगे, मतलब मिट्टी के जो है बड़े बड़े भांड बनाने लगे ताकि उसमें जो है अनाज वगैरह जो है अच्छे से स्टोर कर पाए। अब देखिए ऐसा नहीं है कि कोई पाषाण काल या कोई काल हो तो हर दुनिया में एक ही टाइम पे शुरू होता है। दुनिया में पत्थर का उपयोग हर जगह पे अलग अलग टाइम पे, उसी तरह जो है धातु है उसका उपयोग अलग अलग टाइम पे, उसी तरह धातु में भी जो है सोना है, चांदी है, या जो आपका लोहा है, सबकी जो है शुरुआत अलग अलग जगहों में अलग अलग टाइम पे होती है। तो नवपाषाण युग अगर विश्व में माने तो 9000 ईसा पूर्व शुरू हुआ था, लेकिन नवपाषाण युग अगर भारत में माने तो 7000 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। ये देखिए नवपाषाण के कुछ उपकरण है, पत्थर के औजार हैं। नवपाषाण काल को जो है 2 चरणों में है बांटा गया है। एक तो है गैर मृद भांड और दूसरा है मृद भांड काल में। गैर मृद भांड में क्या हुआ, मृद भांड नहीं बनते थे और मृद भांड वाले में मृद भांड बनते थे। तो देखिए कश्मीर में जो जगह है गुफकराल, वहां में हमें जो है नवपाषाणिक स्थल है, वहां के साक्ष्य मिलते हैं। कश्मीर में गुफकराल, गुफकराल का देखिए अर्थ ही होता है कुलाल, अर्थात मतलब कुम्हार की गुहा। क्योंकि मैंने आपको पता है कि यहाँ पे मृद भांड वगैरह की बात हो रही है, तो कुम्हार की गुहा, इसीलिए गुफकराल नाम दिया गया है। गुफकराल में देखिए गुफा एक तरह का शब्द भी है, गुहा से मिलता हुआ। यहां जो है यहाँ के लोग जो है कृषि और पशुपालन करते थे
और अगर बिहार के सारण जिले चले जाएं तो वहां पे एक चिरांद नाम की जगह है, वहां से भी आपको नवपाषाणिक अवशेष प्राप्त होते हैं। मैंने आपको पहले ही जगह बताई थी बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में, वहां उसके पश्चात चिरांद से सर्वाधिक मात्रा में नवपाषाणिक उपकरण प्राप्त हुए। तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर में और चिरांद से जो है नवपाषाणिक उपकरण बहुत मिले हैं, लेकिन बुर्जहोम से जो है ज्यादा मिले हैं। और हड्डी के अनेक उपकरण मिले, मैंने आपको पहले ही बताया था, अस्थि पंजर मिले हैं। यहां से जो प्राप्त उपकरण है उसमें हिरण के सींगों से निर्माण किया गया उनका। याद रख लीजिएगा कि कश्मीर वाले एरिया में जो है हिरण वगैरह होते ही थे, तो हिरण के सींगों से जो है आपको वहां पे औजार बनाए हुए मिलेंगे। नवपाषाण युगीन दक्षिण भारत में मृतक को दफनाने के स्थल के रूप में वृह तापाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ये जो आप शब्द देख रहे हैं वृहत पाषाण, वृहत पाषाण का मतलब होता है मेगालिथिक स्ट्रक्चर। एक लाश दफनाई, उसके जो आसपास में बड़े बड़े पत्थर रख दिए, बड़े बड़े पत्थर है ना, और वो भी अलग अलग डिजाइन में, तो इसको हम लोग बोलते हैं वृहत पाषाण स्मारक। ये जो वृहत पाषाण स्मारक या मेगालिथिक स्ट्रक्चर है, ये आपको भारत के दक्षिण भारत में नवपाषाण युग में मृतक को दफनाने के स्थल के आसपास दिखते हैं। नवपाषाण युग की एक और खासियत है कि यहाँ पे जो है हमें राख के टीले मिलने लगते हैं। आग वगैरह आ गई थी, जो अनाज के दाने थे वो जलाने हैं या मृतकों को जलाने या ऐसी कुछ चीजों के लिए जो है राख के टीले मिलने लगते हैं। और ये जो नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले मिलते हैं वो हमें मिलते हैं कर्नाटक में बहुत ज्यादा। कर्नाटक में देखिए मैसूर के पास वेल्लारी जो जिला है वहां पे एक जगह है संगनकल्लू, वहां से मिलते हैं। और साथ ही साथ कर्नाटक में ही एक जगह है पिकलीहाल, वहां भी राख के टीले मिलते हैं। ये देखिए माना जाता है कि जो राख के टीले हैं वो नवपाषाण युगिक जो पशुपालक समुदाय थे वो एक मौसमी शिविर बनाते थे, एक जगह से दूसरी जगह घुमंतू भोटिया की तरह गए तो वहां पे जो है उनके समुदायों से जो है राख के टीले मिलते, जानवरों वगैरह को जलाते होंगे, खाते पीते होंगे, बना के खाते होंगे। देखिए एक और बात देखिए कि नवपाषाण युग में ही जो है आग की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए राख के टीले जो आपको पहले सबसे मिलेंगे नवपाषाण युग से ही मिलेंगे, उसके पहले जो है आग का जो है डिस्कवरी जो है नहीं हुआ था। धातुओं में सबसे पहले किस चीज धातु का उपयोग हुआ, ये रट जाइए आप, तांबे का प्रयोग हुआ था। लोहा बहुत वैदिक काल में आया था, तो धातुओं में सबसे पहला प्रयोग जो है वो तांबे का हुआ था। ये आपको सैंधव सभ्यता में भी मिल जाएगी। इस चरण में पत्थर और तांबे के उपकरण जो है साथ साथ मिलने शुरू हो जाएंगे, कब? नवपाषाण काल में। इसीलिए जो है इसको ताम्र पाषाणिक संस्कृति या इंग्लिश में चैल्कोलिथिक कल्चर भी बोलते हैं। ताम्र मतलब समझ ही रहो आप, कॉपर या तांबा, पाषाणिक मतलब पत्थर, इसलिए ताम्र पाषाणिक संस्कृति बोलेंगे। चैल्कोलिथिक में जो चैल्को मतलब है उसका मतलब होता है तांबा और लिथिक मतलब पत्थर होता है। ताम्र पाषाणिक का अर्थ है पत्थर एवं तांबे के साथ ही साथ प्रयोग किया जाना। भारत में जो ताम्र पाषाण युग की बस्तियां हैं वो देखिए राजस्थान के दक्षिण पूर्व में, मध्य प्रदेश के पश्चिम में, महाराष्ट्र के पश्चिम में और दक्षिण पूर्वी भारत में पाई जाती है। मतलब ऐसे मैप बना दो तो आप ये जो ऐसा एरिया आप देख रहे हो पूरा का पूरा, तो ऐसे ऐसे मैप बनाना है, ऊपर वाला नीचे वाला पोर्शन बनाया तो उसमें जो ये वाला एरिया है इसमें जो है आपको नवपाषाण युगीन जो है ताम्र पाषाण युग की जो है बस्तियां मिल जाएंगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बात करें तो वहां पे दो पुरा स्थलों की जो खुदाई की गई है, एक तो है अहाड़ और दूसरा है लिलुंद। ये पूरा स्थल जो है राजस्थान के बनास घाटी में, जो राजस्थान में एक नदी बहती है बनास, उसके जो है घाटी में स्थित है। कौन से? अहाड़ और लिलुंद, ये जो है राजस्थान में ताम्र पाषाण युग की जो है बस्तियां मिली हैं। बनास घाटी में स्थित होने के कारण इसे जो है बनास संस्कृति का भी नाम दिया गया है। आहार बानस बोलते हैं इसीलिए आहाड़ बानास, क्योंकि आहाड़ और लिलुंद में मिला है और बनास घाटी है इसलिए आहाड़ बानस संस्कृति बोलते हैं। क्या है ये? ताम्र पाषाण युग का है। देखिए ये जो आहाड़ जो है उसका प्राचीन नाम ताम्बवती या तांबा वाली जगह ही है। और यहाँ के जो मकान मिले हैं वो देखिए पत्थर की चार दीवारी से एक मकान रहेगा और उसकी जो बाउंड्री रहेगी, चार दीवारी रहेगी, वो पत्थर से बनी हुई होगी। आहाड़ के पास जो मैंने आपको लिलुंद पढ़ा है या गिलुंद पढ़ा है, वहां पे जो आपको मिट्टी की इमारत बनी मिलेगी और कहीं कहीं जो है आपको जली हुई ईंटें या पकाई हुई ईंटें, पक्की मिट्टी की जो है ईंटें भी मिलती है। देखिए गिलुंद में तांबे के टुकड़े मिलते हैं, तो इसीलिए आहाड़ संस्कृति को जो है हम ताम्र पाषाणिक संस्कृति बोलते हैं। लेकिन ये थोड़ा बाकी से भिन्न है, क्योंकि जहां दूसरे केंद्रों पर लाल व काले लेप के मृद भांड मिलते थे, लेकिन आपको जो आहाड़ बनास की जो संस्कृति है वहां पे जो है लेप के ऊपर सफेद रंग से चित्रकारी की गई है। बाकी जगह पे रेड एंड ब्लैक या लाल और काले लेप के मृद भांड है, यहाँ पे जो है सफेद रंग से चित्रकारी की गई है मृद भांडों पे, है ना, पॉटरी पे। पश्चिम जो है मध्य प्रदेश में जो मालवा जो इंदौर का एरिया है और कायथा, एरान और नौदा टोली, ये प्रमुख जो स्थल हैं वो आपके ताम्रपाषाण युग के स्थल हैं। नौदा टोली जो है मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण ताम्रपाषाणी पूरा स्थल है, पहले ही बता दिया, इंदौर के आसपास है। इसका उत्खनन जो है HD संकालिया ने कराया था। यहां से देखिए जो घर मिले हैं या तो वो चौकोर हैं या वृत्ताकार हैं, लेकिन वो मिट्टी, बांस और घास फूस के बने हुए हैं। और जो मृदबांड मिले वो लाल काले रंग के हैं और उनपे जो देखिए ज्यामितीय आरेख जो है उत्कीर्ण किया गया है। और मध्य प्रदेश में जो दूसरी संस्कृति कायथा संस्कृति है, देखिए वहां से जो है
वो कायता संस्कृति हड़प्पा संस्कृति की समकालीन मानी जाती है, और कुछ मृदबांड तो ऐसे हैं जो कि हड़प्पा संस्कृति के भी पहले के हैं। कायता संस्कृति की देखिए मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र से 40 बस्तियां मिली हैं जो कि काफी छोटी छोटी हैं। इसी के साथ जो है हमारा लेक्चर ये है खत्म होता है। आगे हम चलेंगे प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों से शुरुआत करेंगे और जो है आपका सैंधव सभ्यता भी देखेंगे। तो आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलते हैं। टाटा।